सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सीजीपीएससी के सी सेट के सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन देख रहे थे। सी सेट जो आपका 2021-22 का एग्जाम हुआ था उसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है और उनकी क्षमता क्रमशः 60 लीटर, 56 लीटर और 44 लीटर है। वह कंटेनरों का 83 1/3%, 85 5/7% और 90 10/11% दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 4:1, 5:3 और 7:1 के अनुपात में भरता है। पानी की कुल मात्रा का उसके पास उपलब्ध कुल दूध की मात्रा से अनुपात कितना है। देखिए, पानी की कुल मात्रा और उसके पास उपलब्ध दूध की मात्रा का अनुपात पूछा है यहाँ पर, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि इसे आप भाग में कैसे बदलेंगे। मतलब देखिए, जो 5/6 भाग इस प्रकार है, आप इसे कैसे डिवाइड के रूप में लिखेंगे। तो 83 1/3% जो है उसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 83 से करेंगे तो 249 आएगा और +1 250 होगा। तो 250 ऊपर आ गया, नीचे 3 रहेगा, परसेंट है इसलिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 5/6 आता है। सिमिलरली 85 5/7% को भी चेंज कर लेंगे हम लोग, तो 6/7 आएगा यहाँ पर। और इसको भी चेंज कर लेंगे 90 10/11% का, तो 10/11 आएगा। तो इसे हमने भाग में बदल लिया। अब इसने बोला है कि उसमें देखिए, दूध और पानी के मिश्रण के जो अनुपात है ये दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो 60 लीटर का कंटेनर है उसमें कितना दूध और पानी है। तो 60 लीटर का कंटेनर है, 5/6 भाग भरा हुआ है। तो इसमें निकालेंगे तो 50 लीटर जो है वो भरा हुआ है, 10 लीटर नहीं भरा हुआ है। 83 1/3% का मतलब यही हुआ कि जो है उसका 50 लीटर भरा है, 10 लीटर नहीं भरा है। इसका निकल गया। अब देखिए, दूसरा कंटेनर जो 56 लीटर का है उसमें देखिए, तो 6/7 भाग जो है भरा है, तो 48 लीटर भरा है इसमें। और तीसरा जो है 44 लीटर वाला, तो उसमें 10/11 भाग जो भरा है, तो ये 40 लीटर भरा है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि कंटेनर जो है वो कितना लीटर भरा है। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे इसका। देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम 50 लीटर का लेते हैं पहले कंटेनर का, तो 50 लीटर दूध और पानी है। चूंकि रेशियो दिया गया है 4:1, तो दूध का रेशियो कितना है, 4 का है, और पानी का रेशियो कितना है, 1 का है। देखिए, दूध और पानी का मिश्रण बोला है तो 4 ऊपर रहेगा और 4 + 1 5 नीचे रहेगा। तो इसका हम निकाल लेंगे तो 40 लीटर जो है, 50 लीटर में से 40 लीटर दूध है पहले कंटेनर में। उसी प्रकार देखिए, दूसरा 5:3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 ऊपर रहेगा दूध का रेशियो और 3 इससे जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर निकल जाएगा कितना दूध है इसमें, तो 48 × 5/8, तो 30 लीटर क्या है, दूध है दूसरे कंटेनर में। और 48 लीटर टोटल है उसमें। देख लीजिए, 48 में से 30 लीटर क्या है, दूध है यहाँ पर। सेम तीसरा जो है इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35 लीटर। तो दूध कितना हो गया टोटल, देखिए 40 30 और 35, 105 लीटर दूध हो गया तीनों कंटेनर मिलाकर। पानी का निकाल लेंगे तो देखिए, 50 जो है आपका पहले कंटेनर है पानी, तो 4:1 है। 4 किसका है, तो दूध का रेशियो है, और 1 जो है आपका पानी का है, तो 1 ऊपर रहेगा और इस बार 5 जो है नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 ऊपर था उस प्रकार यहाँ पर 1 ऊपर है। अब तो यहाँ पर आ जाता है 10 लीटर जो है वो पानी है। सेम इसी प्रकार अगर ये 30 लीटर है तो ये 18 लीटर निकलेगा, और ये 35 लीटर है तो बचा हुआ जो है आपका 5 लीटर वो पानी होगा।
तो टोटल पानी कितना हुआ 33 लीटर। लास्ट में क्या पूछा है, पानी की कुल मात्रा का उसके पास उपलब्ध कुल दूध की मात्रा का अनुपात बताइए। तो हमें वाटर एंड मिल्क का रेशियो बताना है, पानी और दूध का अनुपात। तो यहाँ पर हमने उल्टा निकाला है, देखिए मिल्क और वाटर का। तो 105/33 करेंगे तो 35/11 आएगा। आंसर क्या है 11/35। तो जो पानी है वो 11 भाग हो जाएगा और जो दूध है वो 35 भाग होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड क्या है, आंसर है। देखिए क्वेश्चन सरल था, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाया मैंने आपको, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हुए टाइम हो गया। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा तो टफ पूछा गया था सीजीपीएससी के द्वारा 2021-22 के एग्जाम में। हो सकता है इस बार थोड़ा सरल पेपर आए, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो बहुपदों के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3x+1 और 22x³ माइनस 15x² माइनस 9x+2 है। यदि एक बहुपद 6² प्लस 5x+1 है तो दूसरा बहुपद क्या है। सिंपल है क्वेश्चन, समझना बस है आपको। अब इसमें देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला बहुपद और दूसरा बहुपद होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, चलिए हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि हम रख लेते हैं x बराबर 1 रख लेते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। तो x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए 3 + 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 है तो 4 आ गया। इसमें रखेंगे x बराबर 1 तो देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 22 होगा लेकिन ये -15 होगा और ये -9 होगा। तो -15 और -9 24 हो जाएगा, -24 और +2 भी है यहाँ पर, तो ये क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो रहा है 0 हो जाएगा। एचसीएफ 4 है, एलसीएम 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। पहला पद और दूसरा पद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए पहला पद देख लेते हैं, 6x² प्लस 5x+1 ये जो दिया गया है इसमें हम 1 रखते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो 12 आ जाता है, क्योंकि 6 + 5 + 1 12 आ गया। पहला पद चलो 12 आ गया, दूसरा पद क्या है 0 होना चाहिए। 11x² माइनस 13x+2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन से ढूंढ रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, ऑप्शन को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पर देखिए 11x² माइनस 13x+2 जब इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 - 13 आएगा और +2, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पर 0 हो जा रहा। -13 और 11 + 2 13, तो ये भी 0 हो गया। तो ये भी क्या कर दिया यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा पद 0 हो गया, पहला पद क्या है 12 है तो 12 गुणा 0 करेंगे, पहला पद गुणा दूसरा पद तो क्या आ गया 0। तो एचसीएफ एलसीएम भी 0 हो जाएगा और पहला पद दूसरा पद दो भी गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बाकी आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, P और Q एक ही कीमत पर दो अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं। बाद में R जो है वो P और Q से दोनों वस्तुओं को 390 रुपए के समान मूल्य पर खरीदता है। मतलब 390 रुपए में P से और 390 रुपए में Q से अलग अलग। लेकिन P का लाभ जो है वो X% था, जबकि Q का लाभ Y% था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि Q विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, Y% है क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना किया। अगर R इनमें से एक वस्तु S को Y% लाभ पर बेचता है, देखिए इसमें से एक वस्तु को उसने S को बेच दिया R ने, कितने % लाभ पर, तो Y% पर। तो S का क्रय मूल्य क्या है, तो हमें बताना है कि S ने कितने रुपए में खरीदा उसे। समझना है आपको क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है, किसका कॉस्ट प्राइस, जो आपका P और Q का, वो क्या है सेम है। तो CP क्या है, दोनों का A हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य,
और सेलिंग प्राइस की बात करें तो विक्रय मूल्य, तो दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। देखिए इसने आर को जो बेचा है पी और क्यू ने 390 रुपए में बेचा है, तो बी मान लेते हैं हम इसको 390 में बेचा है इसने। अब तीसरा कंडीशन जो दिया है यहाँ पर y बराबर 38 6/13% ऑफ x, ये जो इक्वेशन दिया है इसी से हम सॉल्व करेंगे। y का परसेंट नहीं पता, ना ही x का परसेंट पता है हमें, लेकिन इतना पता चल गया कि x का 38 6/13% है y। तो इसमें देखिए 38 6/3% को हम लोग जब भाग में लिखेंगे, तो अभी मैंने बताया कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 38, ये 13 है, याद रखिएगा 13 है यहाँ पे, ये 13 जो है 13 इंटू 38 होगा, उसके बाद प्लस 6 हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, अपॉन में 13 रहेगा, तो 500/13 जो है भाग में यहाँ पर आ जाएगा। अब समझिएगा इसको, हमने जो कास्ट प्राइस है ए माना है और सेलिंग प्राइस को बी माना है, जो कि सेलिंग प्राइस 390 रुपए दिया गया है। हमारे पास है एक्स को क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर, जो कास्ट प्राइस पे लाभ परसेंट है वो एक्स है। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल से फार्मूला होता है, आपने देखा ही होगा लाभ हानि में, तो बी माइनस ए अपॉन ए। तो यहाँ पर ए जो है वो सीपी है, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, बी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये जो फार्मूला हो गया। सेम उसी प्रकार दूसरा का, जो विक्रय मूल्य पर यहाँ पर परसेंट बता रहा है उसके हिसाब से, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसी फार्मूला को जहाँ पर x है वहां पर x के स्थान पर डालेंगे और y के स्थान पर y का, तो y के स्थान पर ये है तो ये आ गया यहाँ पर। तो 390 हमें b का पता है, b बराबर 390, तो 390 पुट कर दिए, माइनस ए अपॉन 390 इंटू 100 इज इक्वल टू बराबर ये जो 500/13 है यहाँ पर आ जाएगा 500/13, और यहाँ पर ऑफ मतलब का होता है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है x। तो यहाँ पर x की जगह में क्या लिखेंगे, b बराबर 390 माइनस a अपॉन a हो गया, मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। देखिए जब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 100 रहेगा, यहाँ पर छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। अब a का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद 150 आता है। देखिए जगह नहीं है इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर आप सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और मैथ्स का आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो a बराबर क्या आया, 150 आया। अब a बराबर 150 आ गया तो हमें यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दे या फिर यहाँ पे पुट कर दे तो हम आसानी से x और y निकाल सकते हैं। तो y निकालते हैं हम सबसे पहले विक्रय मूल्य पे जो परसेंट है, तो देखिए यहाँ पर हमने 150 रख देते हैं, y बराबर 390 माइनस 150 अपॉन 390 इंटू 100, तो y बराबर 800 अपॉन 13% यहाँ पर आया। क्या आया, 800 अपॉन 13%। अब सेलिंग प्राइस निकाले हम यहाँ पर। देखिए CP फॉर R के लिए जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर R ने जब इसे खरीदा था P और Q से तो उसके पास क्या है 390 रुपए उसको क्रय मूल्य पड़ा था, तो R का क्रय मूल्य क्या है 390। लाभ परसेंट कितना है 800/13%। क्यों लाभ परसेंट इतना है, क्योंकि y परसेंट में बेचा इसने s को, R ने s को y परसेंट पर बेचा है, इसलिए इसका लाभ परसेंट इतना है, और y परसेंट का अभी हमने निकाला है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो जो आपका क्रय मूल्य है कास्ट प्राइस वो 390 है, मतलब R का, और प्रॉफिट कितना है तो 800/13%। तो ये 800/13% को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए परसेंट है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर नीचे में। यहाँ पर देखिए जो आंसर आएगा आपका SP बराबर वो 630 रुपए आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 630 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 390 का मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता मल्टीप्लाई 390 का, क्योंकि 390 का 800/13% ही यहाँ पर प्रॉफिट है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार ये सॉल्व हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पर R जो है S को Y% लाभ पर बेचता है और Y% लाभ को मिलाकर, मतलब जो ये Y% लाभ है प्लस 390 है, वो S का क्रय मूल्य है जो कि 630 रुपए होगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ था, थोड़ा सा आपको मैथ्स स्ट्रांग रखना पड़ेगा अगर सीजीपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हैं तो। हालांकि क्वालिफाई करना पड़ता है लेकिन मैथ्स जरूरी है यहाँ पर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटे और 91 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब तेज गति वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है तो सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है, तो बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको थोड़ा सरल लगेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पी है और क्यू है, यहाँ पर पी और क्यू दो व्यक्ति हैं मान लीजिए। तो पहला व्यक्ति क्या करता है, वो जाता है कितने किलोमीटर की स्पीड से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति क्यू जो है वो 91 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जो क्यू है यहाँ पर पहुंच जाता है बी पर, ए से बी पहुंच जाता है और वापस लौटते रहता है, तो किसी पॉइंट सी पर वो किससे मिलता है, पी से मिलता है। ये यहाँ पर वापस लौटते हुए पी से मिलता है। तो ए से सी की जो दूरी है हमने x मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी x मान लिया, और यहां से देखिए यहां से यहां तक की दूरी 759 किलोमीटर है टोटल, तो 759 माइनस x हो जाएगा। यहां से यहां तक 759 है और यहां से यहां तक x है, तो इतना दूरी क्या है, 759 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए p ने कितना ट्रेवल किया है, यहां से यहां तक x दूरी तय किया है, और q ने पूरा 759 तो तय कर लिया है उसने यहां से यहां तक, फिर वापस आके यहां तक भी आ गया है, तो 759 माइनस x भी आ गया है। तो q बराबर क्या हुआ, 759 प्लस 759 माइनस x। तो ये हमारा p और q यहां पर पता चला हमें। अब देखिए a से c की दूरी क्या है, x है, और b c की दूरी क्या है यहाँ पर 759 माइनस x। इसे ध्यान रखिएगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। तो यहाँ पर टाइम मतलब समय, समय बराबर दूरी बटे 4। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और दूरी है ये, और नीचे क्या है, चाल है, तो 63 क्या है, चाल है यहाँ पर। इसका हमने रेशियो में ले लिया बराबर, फिर दूरी देखिए 759 प्लस 759 माइनस x, ये क्यू की दूरी है, और चाल क्या है, 91 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का हमने रेशियो में ले लिया, दोनों का डिस्टेंस और उसका स्पीड। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, तो आसानी से x निकल जाएगा, 91 इससे मल्टीप्लाई होगा, 63 इससे मल्टीप्लाई होगा। 63 जब 759 से मल्टीप्लाई होगा तो 47,817 आएगा, फिर प्लस का निशान रहेगा, फिर 759 से मल्टीप्लाई होगा 63 का, तो 47,817 माइनस 63x हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर 621 किलोमीटर आता है। ये जो दूरी है 621 किलोमीटर है। जब 621 ये है तो 759 से इसे माइनस कर देंगे, तो b और c की दूरी निकल जाएगी यहाँ से, इतनी दूरी। तो बी सी की दूरी यहाँ पर क्या होगा, 759 माइनस 621, तो 138 किलोमीटर जो है बी सी की दूरी है। सिंपल था थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, क्योंकि अब तक के हमने क्वेश्चन जो देखे हैं आसान क्वेश्चन नहीं है मैथ्स के। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी चार भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 11.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 8.4 सेंटीमीटर और CD बराबर 6.3 सेंटीमीटर है, तो AD की भुजा की लंबाई बताइए। देखिए सेंटीमीटर में लंबाई बताने बोला है, तो सिंपल से जैसे क्वेश्चन का है, देखिए वहां पे एक वृत्त है और वो क्या है, एक जो चतुर्भुज है ABCD उसको यहाँ पर स्पर्श कर रहा। ऐसा आपको डायग्राम बना लेना है। AB की दूरी दी है 11.2 सेंटीमीटर, BC की दूरी
8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर है और CD की दूरी यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर। AD भुजा की लंबाई बताना है हमें। देखिए जहां जहां पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, यहाँ पर R ले लिया और यहाँ पे S ले लिया, जहां पर ये स्पर्श कर रहा। तो देखिए यहाँ पर D कहाँ है, ये है D और R, यहाँ तक की दूरी DR DS के बराबर है, DS के बराबर है। तो हाँ बराबर है, क्योंकि उसी दूरी पे वो भी टच कर रहा और उसी दूरी पे इधर भी टच कर रहा। तो DR DS के बराबर है, CR CA के बराबर है, BP BQ के बराबर है और AP AS के बराबर है। AP देखिए AP AS के बराबर है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि सब यहाँ पर बराबर है। अब इसमें देखिए CD C और D और A और B ये दोनों क्या है, आपके एक साइड हो गए। CD कितना है यहाँ पर 6.3 और AB कितना है यहाँ पर 11.2। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। AD प्लस BC, एक साइड इसको जोड़ देते हैं हम लोग, AD प्लस BC। चूंकि देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो 17.5 आता है और इसको हम जोड़ते हैं तो 8.4 है। ये तो सब बराबर है, क्योंकि ये और ये मिलकर दोनों बराबर है। तो AD यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। 8.4 को इस तरफ डाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर B AD। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो बराबर है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक शंकु को उसके आधार के समांतर दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि इस प्रकार बने छोटे शंकु और अन्य भाग के आयतनों का अनुपात 125:91 हो। यदि शंकु की ऊंचाई 57.6 सेंटीमीटर है तो आधार से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर शंकु को काटा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोण है, ये जो शंकु है एक, उसको कहीं से काटा गया है, मान लीजिए यहां से काटा गया है। अब इसमें क्या है, जो काटा गया है तो जो पहला है उसका वॉल्यूम जो है वो 125 है और दूसरा का वॉल्यूम जो है वो 91 है। वॉल्यूम मतलब आयतन। हाइट दे दिया है शंकु का, टोटल हाइट यहां से यहां तक का 57.6 सेंटीमीटर। देखिए 57.6 सेंटीमीटर है यहाँ पे टोटल हाइट, यहां से यहां तक का। और उसने यहां पर क्या पूछा है, आधार से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर शंकु कटा है। यहाँ आधार कहाँ है, यहाँ पे है, यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछा है, मतलब उसने जो छोटा h है उसको पूछा है कि आधार से जो कटान बिंदु है वहां तक की ऊंचाई क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग आसानी से इसे। शंकु का आयतन सबको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये जो है शंकु का आयतन होता है। यहाँ पर बात हो रही है वॉल्यूम 1 की, मतलब ये वाले जो शंकु है इसकी, और V की, मतलब ये जो यहाँ पर बड़ी वाली शंकु है उसकी। इन दोनों के आयतन का हम अनुपात ले लेते हैं 1/3 पाई r का स्क्वायर। छोटा शंकु है ये वाला, इसलिए छोटा r का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर h जो है, यहाँ पर h जो आना चाहिए वो कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसकी दूरी तो हमें पता नहीं है, तो बड़ा h से छोटा h को घटाएंगे तो हमें मिल जाता है क्या, यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की। तो बड़ा h है 57.6 सेंटीमीटर माइनस h, तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख लेंगे। V1 की जो वॉल्यूम दिया है 125 दिया है अनुपात में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। अब बड़ा V की बात करते हैं हम लोग, तो 1/3 पाई r का स्क्वायर, तो बड़े r का स्क्वायर होगा, इसका बड़ा r होगा यहाँ से यहाँ तक का, मल्टीप्लाई में 57/6, हाइट जो है 57/6 है। क्लियर आपको। अब इसने यहाँ पर क्या बोला था, आयतनों का अनुपात 125/91 है। तो V1 और V2 का है अनुपात, हो ये जो अनुपात दिया है V1 और V2 का अनुपात दिया है, और हमारे पास क्या है बड़ा V, ये जो बड़ा V है, तो इसका अनुपात में तो 125 + 91 हो जाएगा, क्योंकि V1 + V2 करेंगे
तो 125 प्लस 91 तो 216 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 ये पाई तो कट जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो आर के स्क्वायर बचेगा और बड़ा आर के स्क्वायर बचेगा और हाइट का जो दिया गया है वो बचेगा। अब निकालते हैं हम लोग। देखिए एक ही शंकु पर दो त्रिज्या बनी है r अपॉन r, तो यहाँ पर हाइट का भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा h अपॉन h। तो r अपॉन r इज इक्वल टू h अपॉन h होता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही शंकु पर दो त्रिज्या बनी हुई है। तो इसका वैल्यू हम r अपॉन r का h अपॉन h यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए r का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोनों स्क्वायर है तो ये 3 बार हो जाएगा 57/6 माइनस h का क्यूब। एक तो ऑलरेडी यहाँ पर था, 2 और आ गया क्योंकि हाइट का रेशियो की वजह से। नीचे में देखिए h बराबर 57/6 पहले से था, लेकिन यहाँ पर 2h और आ जाएगा, r के स्क्वायर है इस कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब इस क्यूब को देखिए, ये जो क्यूब है इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 125 जो है 5 का क्यूब है और 216 जो है वो 6 का क्यूब है। तो 5/6 हो जाएगा, इसका भी क्यूब हट गया। अब यहाँ से h निकालना काफ़ी सरल है, यहाँ से h जो है आसानी से निकल जाएगा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और 6 से डिवाइड होगा तो 48 आ जाएगा। और ये जो 57/6 है और माइनस h है तो माइनस h इस तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो 48 यहाँ पर आ जाएगा। तो h बराबर 9.6 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को समझना बस था, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चूंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होते जा रहा है तो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हम मैथ्स के क्वेश्चन को अगले वीडियो में और देखेंगे, जो इसका तीसरा पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए लिंक में और फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखिए। उसमें हमने शुरू के 10 क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से बताया है। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।